रविंद्र सर, मैं भी आपसे भी एक तो टिप्पणी इसी पे, जो फैसला आया, और हम कह रहे थे मदरसों का भी, अभी पिछले सप्ताह मदरसों को लेकर भी इसी तरीके का एक झटका कहीं ना कहीं, जो केंद्र की सरकार हो या था तो उत्तर प्रदेश से मुतालिक, लेकिन समाहित कहीं ना कहीं सभी जगह है वो, जिस तरीके से निशाने पर होती हैं, ये जो मैंने कहा मुस्लिम इदारे हुआ करते हैं, होते हैं या मुस्लिम्स होते हैं, तो इस पे भी। और दूसरा जो महाराष्ट्र और झारखंड जो जिस तरीके का बढ़ रहा है चुनाव, और आज जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह पहुंचे हुए थे, तो इन सब परिप्रेक्ष्य में आपकी टिप्पणी। जी नमस्कार सबको। कुर्बान जी ने जो बात कही, बस उसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। बिल्कुल मूलभूत जो बात एक आम आदमी को समझाने के लिहाज से कुर्बान जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऐतिहासिक फैसला आया है, और वो भी खास तौर पर आखिरी दिन, जबकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हो गए, आज उनका आखिरी वर्किंग डे था, तो इसका बहुत ज्यादा अहमियत है। लेकिन इस पर चंद्रचूड़ जो है वो अपनी छाप छोड़ गए। जिस काम के लिए चंद्रचूड़ साहब को जाना जाता है कि फैसला देते हैं लेकिन आधा देते हैं, उन्होंने फैसला दे दिया कि 1968 67 का जो जजमेंट था वो गलत था। अगर वो जजमेंट गलत था तो फिर ये इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट करने में क्या दिक्कत आ रही थी? मूल प्रश्न तो वही है। वही तो एक मूल प्रश्न था ना। अजीज का जिक्र किया है कुर्बान साहब ने, उसी बात पर तो सारा पूरा ये मामला था। और उसी फैसले के आधार पर 81 का जो कानून बना था वो बना था। अगर जब वो फैसला ही गलत है तो वो कानून कहाँ कानून की जरूरत क्या थी? और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला लेकर हम लोग आज ये जो पूरी चर्चा कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? ये तो और उसके बाद जब चूंकि हुकूमतों ने दो मुख्तलिफ हलफनामे दाखिल किए, एक सरकार जो मनमोहन सिंह की थी उसने एक विचार दिया, और उसके बाद दूसरी सरकार जब मोदी की आई तो उसने एक दूसरे विचार दिया। इन दोनों बातों का किस लिए कोर्ट के सामने गए? क्योंकि उनके माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर सब। और एक और जो अहम बात सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में हालांकि हुई है, आधा अधूरा फैसला होने के बाद भी देखिए ऐतिहासिक है। उसमें यह बताया गया कि जो कुर्बान साहब ने बताया कि 1920 में इस इदारे को स्थापित किया गया। अगर अजीज पाशा मान रहे हैं तो 1920 के पहले 1877 से लेके 1920 के बीच का जो समय था, उसमें जो संघर्ष किया गया, उस संघर्ष को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? सबसे अहम बात जो थी वो यही थी कि इस संस्थान को 30 लाख रुपए जो बात की है, वो 30 लाख रुपए 150 साल पहले इकट्ठे करना, वो क्या कोई सामान्य बात है? और वो भी एक कम्युनिटी के लोगों से। देखिए इसमें मुस्लिम शब्द जुड़ा है, क्योंकि और इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 3 बरस पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। और इन दोनों यूनिवर्सिटीज को जब स्थापित किया गया था, उस वक्त के जो इंटेलेक्चुअल, चाहे वो नवाब लोग हों जिन्होंने बड़ा अच्छा खासा चंदा दिया था, या फिर बड़े जागीरदार और राय बहादुर लोग हों जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए चंदा दिया था, उन लोगों ने उस वक्त इस मुद्दे को उठाया था कि इसके सामने आप हिंदू शब्द का प्रयोग मत कीजिए, और उसके सामने अलीगढ़ के सामने मुस्लिम का मत प्रयोग कीजिए। लेकिन तब जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई थी वो यही थी कि हम लोगों ने जो पैसा इकट्ठा किया, एक परिवार से 1 रुपया, एक मुस्लिम परिवार से 1 रुपया जो इकट्ठा किया है, वो इसी नाम से इकट्ठा किया गया है कि आज जो सरकारी इदारे हैं, उस मुसलमान अपने बच्चों को पढ़ाने से बच रहे हैं। ये 1877 की बात बता रहा हूं, जब सर सैयद अहमद ने इस बात का उन्होंने एक तस्वुर किया कि हम लोगों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, तो उन्होंने उस वक्त इस बात का जिक्र हुआ कि 15 ऐसे जो उन्होंने लिखवाए, 20-25 लोगों से, अलग अलग इंटेलेक्चुअल से बात की, और जो कॉमन बात करके आई वो यही थी कि क्योंकि उनको डर है कि जो ईसाइयों के स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसमें हमारे बच्चे रिलीजियस एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पाएंगे और हमारे धर्म से अलग चले जाएंगे। और उसका इलाज सर सैयद ने जो खोजा वो यही था कि हम लोग एक ऐसे इदारे की स्थापना जिसमें धार्मिक बातचीत के साथ साथ, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाए, और उसका एफिलेशन भी हो। वो जो संस्था हम क्रिएट करेंगे, एक लंबा वक्त जो लगा, देखिए यूनिवर्सिटी पहले बन जाती, लेकिन जो तत्कालीन गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, जो MAU, क्योंकि 1800 मेरे ख्याल से 98 में सर सैयद का देहांत हो गया था,
उसके बाद भी 22 साल का संघर्ष हुआ इसको बनाने के लिए। वो जो संघर्ष था उसमें तत्कालीन लोग जो उस कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया था सर सैयद को ट्रिब्यूट देने के लिए, इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, उनका सबसे ये था कि ये यूनिवर्सिटी केवल एक यूनिवर्सिटी, एक कैंपस भर के संस्थान ना बने, बल्कि ये अपने साथ साथ कॉलेजेस को भी एफिलिएट करने की हैसियत रखे। और इस वजह से 1920 में बनी, नहीं तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पहले भी बन जाती। तो इस तरह की जो बात थी उसके उन उन चीजों को आज किया गया है, उस संघर्ष को अंडरलाइन किया गया है कि बनारस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए सरकार से तो केवल 30% मदद मिली थी, उससे ज्यादा पैसा सरकार से नहीं लिया गया था उस वक्त की जो हुकूमत थी अंग्रेजों की, अंग्रेज राज से। बाकी का तो जनता ने, और जनता भी कौन थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए मुसलमानों ने पैसा दिया। वो जमीन जो है अलीगढ़ की जो है, वो जमीन पर तो देखिए कहते हैं कि कुर्बान भाई और जहीर भाई ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि राजा महेंद्र प्रताप ने डोनेट की उस इलाके में। मेरी जानकारी अगर कम दुरुस्त है तो मुझे ठीक कर दें, लेकिन उसमें पैसा खर्च हुआ था, वो पैसा खर्च किया गया था सारा कंट्रीब्यूशन से, और वो कंट्रीब्यूशन आया था केवल इसी लिहाज से कि अगर मुसलमानों को जो आज आर्थिक तंगी है, उनकी शैक्षणिक हालत कमजोर है, समाज में पिछड़ापन है, तो इसको दूर करने के लिए जो एक सपना देखा है सर सैयद अहमद जैसे बड़े व्यक्ति ने, वो केवल हम लोग अंगीकार उसको कर सकते हैं जब हमारे पास एक ऐसा तालीमी इदारा हो जो कि आज की एजुकेशन को, धर्म की एजुकेशन को मॉडर्न एजुकेशन के साथ जोड़ सके। वो बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया 1920 में। उसकी स्थापना 1920 में नहीं की गई, और पिछली जो अजीज पाशा का जजमेंट कहता है कि इसको 1920 में एस्टेब्लिश किया गया। और ये मूल अंतर जो है इसको आज अंडरलाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सदस्यों की बेंच थी इसमें, इस पीठ में। तो ये जो अंडरलाइन किया गया, इसी में उस संघर्ष को भी एक किस्म से ट्रिब्यूट दिया गया है कि उस जमाने में 1920 के दौर में जब लोगों के पास कितना पैसा था, अगर एक परिवार ने 1 रुपया दिया और 30 लाख रुपए उस लोगों ने इकट्ठा करके इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया, तो वो अपने आप में जो संघर्ष था, ये उस संघर्ष की, उस दौर के संघर्ष की एक जो दास्तान थी, उसको कहीं ना कहीं एक दोबारा से स्वीकार कर रहा है, उसको अंडरलाइन करने की बात आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आई। लेकिन अगर सुप्रीम आज इस जजमेंट में ये बात भी साफ कर देते कि जब उन कानूनों की वजह से जो एक्ट लेके आया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसकी वजह से वो एक्ट लेके आया, तो अब उस एक्ट के अकॉर्डिंग जब चलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो उसका बेस खत्म हो गया, तो वो फैसला भी अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता तो मुझे लगता है नजीर पेश करता। लेकिन चंद्रचूड़ साहब का आखिरी दिन था, और उनका जो हम लोग अगर पूरा उठा के देखें, आज के पहले जो उन्होंने बड़े बड़े जजमेंट्स दिए हैं, चाहे असंवैधानिक सरकार हो उसी महाराष्ट्र की जहां चुनाव हो रहा है, लेकिन सरकार चलती रहेगी, सरकार चलती रहेगी। असी ने लोकतंत्र का हत्यारा है, लेकिन इलेक्शन पे कुछ नहीं कहेंगे, उसको सजा नहीं होगी। तो वही काम आज हुआ है, असंवैधानिक है। 1968 का फैसला गलत तो है, लेकिन इसको माइनॉरिटी कैरेक्टर हम लोग आज नहीं दे पाएंगे, उसके लिए 3 लोगों की अलग पीठ बैठेगी। अब बताइए 7 सदस्यों की फैसला कर दिया, उसको 3 सदस्यों की पीठ जो है उसको कैसे बदल देगी फैसला। लेकिन समय कितना जाता है, समय की बात है। जिसने अभी कहा ना, कुर्बान भाई ने कहा ना कि 19 साल से वो चल रहा है मामला अभी, और इतने लंबे वक्त के बाद भी ये फिर ऐसे ही कुछ वो जो एक है वो। जी जी, अब करिएगा फिनिश, तो मैं अशोक भाई और देखिए इस बात पर मुझे ध्यान है अच्छे से, जब ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2014 में, तो मुझे लगता है 2015 में शायद ये एफिडेविट दिया गया था, और उस वक्त अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री थे वो मुख्तार अब्बास नकवी थे। उन्होंने सभा में इस बात की बहुत पुरजोर वकालत की थी कि उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजीव शुक्ला उस वक्त हाउस में थे, और उन्होंने ये सवाल पूछा था उनसे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको इसको बदलना पड़ गया। तो इन तमाम चीजों का हवाला उन्होंने, मुख्तार अब्बास नकवी जो कि हाउस में उस अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, उन्होंने इन तमाम बातों डाली थी, और उन्होंने ये बात बताई थी कि इन वजहों से उनको ये बदलना पड़ा। तो अब खैर देखिए, एक जो बड़ी जीत हुई है इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो लोग थे और जो लोग इस लीगल फाइट में
लगे हुए थे, उन लोगों के लिहाज से एक बड़ी जीत है। और माइनॉरिटी कैरेक्टर, और इस और बात देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात थी, केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्रिएट। रवि सर, कुछ आप छूटा हो पिछला आप कर रहे थे, अगर उसमें छोटा सा कुछ और जोड़ना हो आपका, जो आप बता रहे थे, हम लोग आपका लिंक भी टूटा था उस समय, संपर्क टूटा था वो भी, और साथ में हमने जो कहा काट की हांडी जो नहीं चलती है बात करते हैं, तो क्या आप देख रहे हैं, क्या पा रहे हैं, छोटी छोटी टिप्पणी में सभी से जी। बस मैं तो एक बात कह के संजू भाई, जहीर भाई, कुर्बान भाई और अशोक जी की उर्दू को दोबारा से सुनना चाहूंगा। ज्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा दर्शकों का। कि देखिए, नफरत जो है ना, वो इस तरीके से संगीत है ना सर, म्यूजिक, म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज, उसी तरीके से नफरत की भी बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ पर जो इस मुल्क में नफरत फैलाई गई, आज उसका हमको आगाज देखने को मिला ब्रैम्पटन में। वहां कौन लोग हैं? वहां पे तो वो लोग गए हैं ना सर, जो भविष्य अपना मुकद्दर बनाने के लिए, जो अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए गए हैं। बिल्कुल। वो लोग कौन है? वो लोग तो बरसों से उस मुल्क में रहते नहीं है। वो लोग तो अपने यहां से नफरत लेके गए। उस देश में तो इस तरह का माहौल कभी नहीं रहा, और वहां पर जो एक बार इंसान चला जाता है, उसका पूरा सोचने का तरीका, दायरा बदल जाता है। लेकिन देखिए, नफरत किस तरीके से ट्रेवल करती है। वो यहां से गई, और वहां के लोगों के बीच में भी आज हिंदुस्तानियों को, है तो हिंदुस्तानी तो नहीं है ना सर वो लोग, वो तो एक थोड़े से लोग हैं। लेकिन कनाडा का एक व्यक्ति जो है, या यूरोप का एक व्यक्ति जब उस खबर को पढ़ेगा, तो वो तो यही सोचेगा कि यार, इन लोगों से दूर रहो, ये लोग तो नफरत फैलाते हैं, ये लोग तो आपस में लड़ाई करते हैं, हम लोग इनकी लड़ाई में क्यों फंसे। ठीक बात। तो इस तरह की बातें देखिए, नफरत के दायरा बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है खत्म होना चाहिए, और इसका किसी को लाभ तो होगा नहीं, इसका नुकसान ही निश्चित। जी।